हेलो ऑल माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, क्या क्या मटेरियल आपको एग्जाम के अंदर लेके जाना है, उसको कैसे इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, एंड कुछ लास्ट मिनट टिप्स एग्जाम्स के लिए, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर जल्दी से आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो पूरा आप देखिएगा। कुछ हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट मैं ऐसा बता दूं जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको एग्जाम के अंदर लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल लेके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई नई केस स्टडी आ गई तो स्टडी मटेरियल ही आपका ओनली सर्वाइवल होगा। अब कौन सा स्टडी मटेरियल लेके जाना है आपको, तो अक्टूबर 21 का एडिशन है वो लेके जाना है आपको। एक बार एडिशन आप अपना चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में इंपोर्ट प्रोसीजर अभी अभी आईसीएआई ने ऐड करा है अपने लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के अंदर, तो इंपोर्ट प्रोसीजर है कि नहीं है ये चीज आप देख लीजिएगा। एक मैंने इंपॉर्टेंट चेंजेस इन आईसीआई मैट की वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। कोरिएंडम इशू करके आईसीआई ने कुछ टाइम लिमिट्स वगैरह का क्लैरिफिकेशन दिया था और इंपोर्ट का प्रोसीजर ऐड करा था। ये सारी चीजें देख लीजिएगा और अमेंडमेंट्स भी अगर हो सके तो इस स्टडी मैट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अगर मेरी मैराथन देखिए तो वहीं पर मैंने आपको बता दिया कि अच्छा देखो यहाँ पे अमेंडमेंट है और ये चीज अमेंड हुई है। ठीक है, इसके बाद में आप केस स्टडी डाइजेस्ट जरूर से लेके जाइएगा। केस स्टडी डाइजेस्ट जो है उसके अंदर से एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं और कभी कभी मिक्स ऑफ 2 और 3 केस स्टडीज भी उठ के आ जाती हैं। कभी कभी नेम चेंज करके भी सेम टू सेम केस स्टडीज जो है वो दे देते हैं। केस स्टडी डाइजेस्ट को लेकर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका इंडेक्स, अब इसका इंडेक्स कैसे यूज करना है, क्या है, अगर मेरा इंडेक्स अगर आप लोगों के पास में है तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी मैं अभी आपको जल्द ही आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद में है केस लॉस। केस लॉस का मतलब क्या क्या होता है कि कुछ जुडिशरी प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ कोर्ट केसेस हुए और उस कोर्ट केसेस का कुछ निर्णय निकला। ठीक है ना, तो वो चीज है आपका केस लॉस के अंदर कवर होता है। केस लॉस को भी मैंने कवर करा रखा है अपने पार्ट 3 ऑफ मैराथन के अंदर। सारी केस लॉज मैंने कवर करा रखे हैं। केस लॉज को भी कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का पक्का आपका ऐसा आएगा कि बताइए कि इस केस लॉस, कौन सी केस लॉस के ऊपर से बोल के आप ये चीज का जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द केस लॉ ऐसा करके कुछ आएगा, या फिर रेफर द रेलिवेंट केस लॉ। यस, रेफर द रेलिवेंट केस लॉ करके आएगा क्वेश्चन, तो उसके अंदर तो आपको पक्का पक्का केस लॉ का नेम मेंशन करना है दैट इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर ये चीज हेल्ड हुई थी। एज पर दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस थिंग। ठीक है, तो इसका भी इंडेक्स मैंने बना रखा है, उसको कैसे आप वन लाइनर के हिसाब से यूज कर सकते हैं वो भी मैं जल्दी आपको बताने वाली हूँ। तो ये भी चीज आपको लेकर के जानी है। ठीक है, उसके बाद में एक कंपाइलेशन जरूर से लेके जाना है। किन किन चीजों का कंपाइलेशन, पास्ट ईयर के एमटीपी, पास्ट ईयर के पेपर्स, एंड आईसीआई ने जनरल इशू करके भी कुछ ना कुछ केस स्टडीज नई नई इशू करी थी, तो ये सारी केस स्टडी का कंपाइलेशन भी आपके पास में होना चाहिए। मेरा कंपाइलेशन है तो उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है। मे 23 का अगर स्टडी एमटीपी उसके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मे 23 के एमटीपी ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी हमारे कंपाइलेशन के अंदर से आई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग लेके नहीं जाओगे ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एमटीपी वगैरह ऐसे वगैरह पास्ट 5-6 ईयर्स के लेके चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। पूरा कंपाइलेशन लेके जाना, कभी कभी बहुत पीछे से भी उठ के सेम टू सेम केस स्टडी आ जाती है, उसके बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा कि मैं सही चीजें लेकर क्यों नहीं गया, इवन इफ इट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद में एक स्पेशल शीट मैंने बनाई है जो कि टाइम लिमिट्स, पेनल्टी एंड फॉर्म की शीट है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन एमसीक्यू। कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू उठ के आ जाते हैं इसके ऊपर से, तो ये वाली शीट आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। उसके बाद में अमेंडमेंट शीट आपको लेकर के जानी है। इवन इफ आपने अमेंडमेंट्स मेरी लेक्चर से कवर कराई तो भी आपको अमेंडमेंट शीट तो लेकर जानी है। क्यों लेकर के जानी है, क्योंकि सपोज करो ओडीआई का पार्ट कुछ आ गया, ओके, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट आ गया, तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे, अपने खुद के वर्ड्स में तो नहीं लिख पाओगे ना, मतलब कि खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। तो आपको इसको एज इट इज आईसीआई के लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे, अमेंडमेंट शीट के को देखकर ही आप लिख सकते हो, राइट। तो ऐसी अमेंडमेंट शीट को भी आपको लेकर के जाना है। और अगर आपके कुछ क्लास नोट्स हैं, आपने खुद ने कोई नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो उसको भी आप लेके जा सकते हैं। अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उसको भी आप लेके जा सकते हैं। हो सकता है कोई डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाए तो डायरेक्टली आप शॉर्ट के अंदर उसके अंदर आपको ढूंढने में ज्यादा आसानी हो देन टू द स्टडी मटेरियल। फिर भी मैं बोलूंगी चाहे भले आपको नोट्स, टाइम लिमिट शीट वगैरह से पता चल जाए कि ये आंसर है, आपको याद भी हो कि ये आंसर है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें आईसीआई मैट से। कभी कभी
शेल, ऐसे वर्ड्स और कभी कभी अपने माइंड के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक बार जरूर से इवन इफ यू आर श्योर दैट ये आंसर है, फिर भी एक बार आईसीआई मैट से क्रॉस कंफर्म करके ही आप लोग आंसर देना, ठीक है। ये तो चीज हो गई कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के अंदर लेकर जानी है, एक बार देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें आप लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें जो है, ये जो इंडेक्सेस वगैरह है, इसको आपको कैसे यूज करना है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या कोई केस स्टडी रिपीटेड आई है या नहीं आई है, या कोई केस स्टडी पास्ट ईयर कंपाइलेशन या केस स्टडी डाइजेस्ट में से, या इवन इफ वन क्वेश्चन भी रिपीट आया है या नहीं आया है, इसको अपन कैसे जानेंगे, इन दैट 15 मिनट्स के टाइम पीरियड के अंदर जानेंगे अपन, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। सबसे पहले आपको पेपर मिला, यू गेट द पेपर, after that just skip the case study, skip the MCQ part and come to the descriptive question. ओके, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, क्या ये आईबीसी से रिलेटेड है, क्या ये फेमा से रिलेटेड है, रेरा से रिलेटेड है, या कौन सी क्वेश्चन के ऊपर ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अपने को सपोज करो आइडेंटिफाई हो गया कि ये रेरा से है, ये क्वेश्चन जो है रेरा से है, तो आपको आना है हमारे इस तरीके के इंडेक्स के अंदर, सॉरी ये कंपाइलेशन है, केस लॉ इंडेक्स के अंदर आना है, ऐसा इस तरीके का आपका केस लॉ का इंडेक्स होगा। अब आपको यहाँ पे जो है अल्फाबेटिकली अरेंज है सारी चीजें, अल्फाबेटिकली अरेंज है सारी चीजें, तो आप अपना क्वेश्चन ढूंढ लीजिए कि सपोज करो आपका क्वेश्चन आया है ये वाला, ब्रीफली स्टेट द ड्यूटीज ऑफ सीसीआई, ये वाला आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको पता चल गया ये कहाँ पे है, ये केस स्टडी 19 से, केस स्टडी डाइजेस्ट 19 से है ये क्वेश्चन, तो वहां पे आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि केस स्टडी डाइजेस्ट 19 से है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में सपोज करो अगर वो कोई एमटीपी ऐसे वगैरह से आता है, हमारे कंपाइलेशन से आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, स्पेशल एफर्ट्स डाल के यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं कि ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इस पेज नंबर के ऊपर है इन आवर कंपाइलेशन, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला है, ये 170 के ऊपर है, तो हमारी कंपाइलेशन के अंदर अगर आप आएंगे, ये जो कंपाइलेशन हमने आईसीआई की चीजों का बनाया है, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, सजेस्टेड आंसर्स इंक्लूडेड हैं, 7 एडिशनल केस स्टडीज इंक्लूडेड हैं जो आईसीआई ने पहले रिलीज करी थी, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं सारे के सारे। अब ये MTP 23 कि आपको प्रिंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है MTP 23 की सारी जो MTP 23 के अंदर क्वेश्चंस आए ना, वो सारे के सारे एज इट इज उठ के आए हैं हमारे कंपाइलेशन के अंदर से। और आईसीआई जनरल में एडिशनल केस स्टडीज जो भी डाली हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है एज इट इज उठ के, तो यहाँ पे अपन चले जाएंगे अपने 170 पेज के ऊपर, ओके 170 पेज के ऊपर अपन आ जाएंगे और यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है या नहीं है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स मेंशन होगा, एंड देन यू कैन इजीली बी एबल टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के अंदर आपको क्या करना है, पूरी जो 5 केस स्टडीज हैं उसमें से देखना है कि कौन कौन सी केस स्टडी रिपीटेड आई है। जैसे ही आपको हमारे इंडेक्स के थ्रू पता चल गया कि ये इस पेज नंबर से आई है या इस पर्टिकुलर केस स्टडी डाइजेस्ट से आई है, तो वहीं पे आपने लिख दिया पेज नंबर 170 और एक है अपना केस स्टडी डाइजेस्ट का 19th क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे एंड आपका 15 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट इसके अंदर पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपकी, तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आफ्टर दिस आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है कि अगर कोई केस स्टडी रिपीट आई तो सबसे पहले उसको पूरा का पूरा कर लीजिए, ठीक है। उस वाले केस स्टडीज को आप पूरा का पूरा कर लीजिए प्रेफरेंस दे। लेकिन अब सपोज करो उसके अंदर भी एमसीक्यूज कभी कभी क्या होते हैं, घुमा के पूछ लेता है, ठीक है, कहीं पे नोट लगा देगा या फिर वो उल्टा कर देता है उस पर्टिकुलर एमसीक्यू को, तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा माइंड ओपन करके चलिएगा, ठीक है। इवन इफ केस स्टडी रिपीट आई है फिर भी हमको माइंड ओपन करके चलना है कि क्या कोई उन्होंने नेम चेंज कर दिया, क्या उन्होंने कोई फिगर्स को चेंज कर दिया, या फिर बोलने की जो क्वेश्चंस है उसके बोलने के ढंग को बदल के उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया। सो इवन इफ यू आर कॉपी पेस्टिंग यू शुड बी ओपन विद योर माइंड्स, राइट। उसके बाद में सेकेंड प्रेफरेंस आपको क्या देनी है, ऐसी केस स्टडीज को प्रेफरेंस देनी है जिसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट को पढ़ के आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था,
राइट। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो उस तरीके की केस स्टडीज को आप पहले रेफरेंस देना। और सबसे पहले अपने को सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ओके, सबसे पहले अपने को सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर। एंड अगर आपने केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करा है तब पक्का ही पक्का आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड वी विल 40 मार्क्स में से कम 35 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही पाए एमसीक्यू के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इफ यू आर डूइंग द इफ यू आर टेकिंग अ ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्योंकि बुक तो आपके पास में होगी ही, आराम से आप ढूंढ सकते हैं एमसीक्यूज को। उसके बाद में थर्ड आप सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपको लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको पहले, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग बाद में अटेंड करना, राइट। 1 सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे कैसे आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ दैट फॉर्म्स, टाइम लिमिट्स एंड पेनल्टी वाली शीट को आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या आ जाता है कि मुझे बताइए नोटिस फॉर एंटरिंग इनटू कॉम्बिनेशन कितना टाइम का होगा, तो अपने को डायरेक्ट पता है कि 30 डेज का हो जाएगा, ठीक है। कुछ हो सकता है कई फॉर्म नंबर्स के लिए वो पूछे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्म नंबर्स का एमसीक्यूज के अंदर बेसिकली आपके काम आएगा, ठीक है। पेनल्टीज कई बार वो पूछ लेता है, ठीक है। पेनल्टीज मेनली फेमा की पेनल्टीज पूछता है वो, तो ये चीज आपकी उसके अंदर हेल्पफुल रहेगी, राइट। फेमा के अंदर पूछ लेगा, या फिर ये देखिए इस तरीके की अच्छा नार्कोटिक 10 ड्रग्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसका क्या होगा, मे बी एक्सटेंडेड टू 10 years, ठीक है। ये कई बार आता है ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि मैंने इस फॉर्म के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो सारी चीजें कवर्ड नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये अपन इंक्लूड कर सकते हैं, इसकी टाइम लिमिट हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। एक बार फिर भी इवन इफ आपको टाइम लिमिट के अंदर पता चल गया, फिर भी एक बार आप ICAI से कंफर्म करके ही आंसर दें, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि कंपाइलेशन मैंने आपको बता दिया, टाइम लिमिट की शीट मैंने बता दी, केस लॉस की जो शीट है उसको आपको कैसे यूज करना है। देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखे हैं केस लॉस। ओके, एक बार अगर आपने पहले केस लॉस पढ़ रखे हैं तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी भी टाइम है, मेरी 2 घंटे की वीडियो है, उसको थोड़ा स्पीड में देखोगे, थोड़ा स्किप कर करके देखोगे, तो आराम से 1 आवर के अंदर आपके सारे के सारे केस लॉस कवर हो जाएंगे। एंड एक बार अगर आपको केस लॉस पता चल गए तो आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं केस लॉस के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बोला जाता है कि अच्छा ये केस है, एंड देन रेफर द रेलेवेंट केस लॉ, आंसर योर आंसर एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू रेलेवेंट केस लॉ। तो उसके अंदर तो अपने को पता चल गया कि हाँ हमको केस लॉस को मेंशन करना है, ठीक है। तो फिर जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये है, फिर आप उस चैप्टर के ऊपर आइए कि सपोज करो ये बेनामी का है या फिर सरफाइजी का क्वेश्चन है। सपोज करो वो सरफाइजी का क्वेश्चन है, तो सरफाइजी वाली शीट के अंदर आए, सरफाइजी वाली शीट के अंदर आए एंड देख लिया कि कौन सा केस लॉ है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अब अपन ने सोचा कि ये वाला केस लॉ है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमने देख लिया कि हेल्ड, इस केस लॉ के अंदर ये हेल्ड हुआ था, एंड ये चीज जो है डिसाइड हुई थी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फॉर्म योर आंसर। इन सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है केस लॉ के अंदर, बोलेगा नहीं कि केस लॉस को रेफर करो, वो आपको बोलेगा नहीं कि इस केस लॉस को रेफर करो, लेकिन उसकी सिचुएशन एकदम सेम होगी जैसी आपने केस लॉस के अंदर पढ़ी है। उसकी सिचुएशन एकदम सेम होगी जैसे मोस्टली लीज वाले के अंदर आता है। लीज 90% लीज के अग्रीमेंट टू सेल होगा या नहीं होगा, ये वाली चीज रेरा ही बहुत बार आती है केस लॉस के अंदर, और वो बोलता नहीं है कि रेफर द रेलेवेंट केस लॉ। तो अगर ऐसे केस के अंदर अगर आप रेफर करोगे, उस रेलेवेंट केस लॉ को कोट करोगे, तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं कंपेयर टू द पर्सन जिसने उस केस लॉस को रेफर नहीं करा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इस केस लॉस की शीट को यूज करना है ताकि हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सके कि ये वाला केस लॉ है, एंड ये आपको हेल्प करेगा आपके आंसर फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा SM का इंडेक्स। तो देखो ये मेन इंडेक्स है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट्स को भी स्पेशली ग्रीन के अंदर मेंशन करा है, जहां तक मुझे आइडेंटिफाई कर पाई मैं कि अमेंडमेंट है, तो वो चीज मैंने ग्रीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आपको बताई है कि अच्छा ये वाले पेज नंबर के ऊपर ये अमेंडमेंट है। जब आपके पास में कोई न्यू केस स्टडी आती है तो उसको आपको टैकल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स ओनली, और ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर भी मैंने बताया है। अच्छा ये वाली
बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर भी मैंने इसको बनाया है कि कहाँ पे कौन से डेज हैं, ठीक है, कौन सी टाइम लिमिट है, कहाँ पे कौन सा केस लॉ वगैरह है, कितने डेज के अंदर ऑर्डर वगैरह देना होगा। तो बहुत हद तक आपका यहाँ पे ही आंसर जो है मिल जाएगा अगर एमसीक्यूज का होगा तो, ठीक है। अगर एमसीक्यूज का होगा फिर भी मैं बोलूंगी कि इस पर्टिकुलर पेज नंबर के ऊपर जाकर एक बार कंफर्म कर लेना, उसके बाद में ही आप लोग आंसर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के इंडेक्स। ओके, आईसीआई के स्टडी मटेरियल इंडेक्स आपको तभी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जब कोई न्यू केस स्टडी आती है या फिर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है जो कि आपको पता नहीं चलता। अभी जो आपको प्रिपेयर करनी है वो क्लियर करनी है कि अरे कोई केस लॉ जो है ना सेम ही आ जाएगा। अभी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि इवन इफ कोई नया केस लॉ आए तो भी आप लोग मतलब कोई नई केस स्टडी है तो भी आप लोग उसको अटेंड कर पाए, ठीक है। तो उसके अंदर आपको हेल्पफुल कोई भी कंपाइलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी कंपाइलेशन आपका हेल्प नहीं करेगा, कोई केस स्टडी डाइजेस्ट आपकी हेल्प नहीं करेगी। ओनली आईसीआई का स्टडी मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल का इंडेक्स आपका हेल्प करेगा ताकि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे। कि अगर आपने एसएम को बहुत बार पढ़ रखा है, 2-3 बार पढ़ रखा है, 1-2 बार रिव्यू कर रखा है, तो आपको हो सकता है आईसीआई के इंडेक्स को खोलने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। अगर आपने मैराथन्स वगैरह देख रखी है, उसके बाद में एक बार अभी फिर से रिवाइज कर लिया एंड कल सुबह भी एक बार गो थ्रू कर लोगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल का इंडेक्स खोल के देख सके। बाकी मैंने बाकी सारी चीजें आपको बता दी दैट आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। 15 मिनट्स का टाइम जो आपको मिलेगा उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी केस स्टडी हमको करनी है एंड उसके बाद में हमको इसके बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर कोई रिपीटेड केस स्टडी आई तो उसके बाद में आपको क्या करना है, रिपीटेड केस स्टडी आई उसको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में एमसीक्यू उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सी वो एक ऐसी केस स्टडी होगी जिसको आपको छोड़ना है, जिसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगे कि अरे ये तो चीज मुझे समझ में ही नहीं आ रही। इसके एमसीक्यू को पढ़कर आपको लगे कि ये इस तरीके का एमसीक्यू मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो उस वाली केस स्टडीज को आप छोड़ देना। स्पीड को मेंटेन करना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 15 मिनट्स होगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इकोनॉमिक लॉस के पेपर के अंदर बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत कम टाइम होता है। अप्रोक्सीमेट टाइम जो आप इन्वेस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर केस स्टडीज के अंदर, उसके अंदर 40 मिनट से ज्यादा केस के अंदर इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। और राइटिंग के लिए जो आपको टाइम बचाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 25 to 30 मिनट्स का टाइम आपको बचाना चाहिए राइटिंग के अंदर एंड 10 to 15 मिनट्स का टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो ढूंढने के अंदर, ठीक है। अगर कोई नई केस स्टडी आई तो ढूंढने के अंदर आप 10 to 15 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और आराम से आप उसको लिख पाओगे 30 मिनट्स के अंदर। ये आपको पर्टिकुलर केस स्टडीज के अंदर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 70+ मार्क्स हम किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा कूल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने इकोनॉमिक लॉस के पेपर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। कोई भी नई केस स्टडी आ सकती है, रिपीटेड केस स्टडी आ गई तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर सपोज नहीं आई तो आप उस कैसे टैकल करोगे, कैसे अपना टाइम को टैकल करोगे, आप कितना कूल माइंड करके आराम से घूमकर उसको टैकल कर पाओगे वन एट अ टाइम। और ये चीज देख पाओगे कि कौन सी ऐसी केस स्टडी है जो मुझे पहले करनी चाहिए, कौन सा मुझे ज्यादा बढ़ावा लग रहा है, कौन सा मैं जल्दी ढूंढ पाऊंगा। उस तरीके से काम करके अपने माइंड किस तरीके से अटेंड करना है पेपर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर आप ट्राई करिएगा टू स्कोर एटलीस्ट 35+ मार्क्स एंड उसके बाद में 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इवन इफ आप ओनली प्रोविजंस भी लिखकर आते हैं एंड कुछ का तो कंक्लूजन भी आपको समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चंस का तो कंक्लूजन भी आपको समझ में आएगा, तो लिखकर आते हैं ना, तो आराम से आपको 30 to 35 मार्क्स मिलते हैं एंड यू विल बी इजिली बी एबल टू स्कोर 70+ मार्क्स इनटू द इकोनॉमिक लॉस पेपर। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू गाइस। मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी है टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे जरूर से बताना कि मेरी तरफ से मैं अभी और क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। बाकी अपनी स्टडी जारी रखिए। अभी जब तक आपको पेपर नहीं मिलता है तब तक लगातार आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं जा रहा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। खाते खाते समय भी आप वीडियो देखिए, अपना पूरा टाइम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए और प्रिपेयर ऐसे करिए कि इवन इफ कोई नई केस स्टडी आ गई तो भी आप उसको टैकल कर पाओ, राइट। और ऐसे में आपको केस स्टडी डाइजेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता लगेगा कि अरे किस टाइप की केस स्टडी आ रही है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस।
जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, आप आराम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, या तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, वॉट एवर क्वेरी यू हैव गाइस, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस मैक्सिमम ऑफ द, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, मेरे को पूरा यकीन है आपके ऊपर दैट यू विल स्कोर 70+ मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बस इसको ऑप्शनल के हिसाब से मत लेना, एकदम सीरियस होकर हमको पढ़ेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।